Hello everyone, welcome to another class of psychology for class 11th, and we are covering chapter 1 from the NCERT book. So as we go by the book, the first thing that the first chapter covers is what is psychology as a disciple. So as a discipline, psychology, what does it study? Discipline means what is basically the study that this particular subject would do. So psychology studies the behavior, experience and mental processes. इन सब के बारे में वी लर्न इन डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स व्हाट इज़ बिहेवियर एक्चुअली, एक्सपीरियंस में हम क्या पढ़ते हैं एंड व्हाट मेंटल प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड. Second, it seeks to understand, explain how mind works, how different mental processes result in different behavior. तो ये mental processes कैसे अलग अलग behavior को generate करते हैं, we'll study about that, and that is also what psychology covers. So to start off with, the first thing, like you had seen, we were talking about behavior, experience and mental processes. So we start with mental processes, the study of mental processes. So what does it study? What is actually mental process? Mental processes are activities of the mind and brain related to cognition. It may sound a bit loaded statement. पहली चीज़ तो ये समझिए, माइंड और ब्रेन को यहाँ पर इन्होंने टू डिफरेंट एंटिटीज़ माना है. इन साइकोलॉजी वी ट्रीट देम एज डिफरेंट. सो इन लेटर ऑन इन फर्दर स्लाइड्स आई लेट यू नो कि कैसे माइंड और ब्रेन क्यों डिफ़र होते हैं और कैसे इनको अलग एंटिटी क्यों माना जाता है. बट इन दोनों से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उसको हम मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं. वी यूज़ मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और रिमेंबर समथिंग और सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू मेक आउट मीनिंग फ्रॉम समथिंग, दैट इज़ अ मेंटल प्रोसेस. व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, आपकी टीचर पूछती है कि कल मैंने चैप्टर कहाँ पे छोड़ा था, सो यू ट्राई टू रिकॉल इट, यू ट्राई टू रिमेंबर इट, दैट इज़ अ मेंटल प्रोसेस. व्हेन योर मैथ्स टीचर गिव्स यू अ प्रॉब्लम सॉल्व टू बी सॉल्व्ड, or your chemistry teacher gives you a problem to be solved, or you have a dilemma at home कि मैं पार्टी में जाऊँ या मैं अपना टेस्ट दूँ, टेस्ट की प्रिपरेशन करूँ, then there is a problem and you have to solve it. In all these things, the type of processes that go on in your mind are called mental processes. However, these mental activities are different from neural activities, though they are mutually overlapping processes. So इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे कहते हैं कि हमारे माइंड में कई सारे आपने साइंस में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, देर आर न्यूरल एक्टिविटीज़ हैपनिंग. न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन्स में जो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. सो बट न्यूरल एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, मेंटल प्रोसेसेस और ये मेंटल एक्टिविटीज़ अलग होती हैं. न्यूरल एक्टिविटीज़ है अगर किसी ब्रेन के किसी पार्ट ने कोई केमिकल रिलीज़ किया, सो हम किसी ना किसी साइंटिफिक मशीनरी के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है. बट अगर मैं कहूँ कि आपने मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, देयर इज़ नो मशीन टू एक्चुअली पिक्चर इट कि व्हाट वाज द प्रोसेस दैट वेंट इनसाइड योर माइंड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. सो न्यूरल एक्टिविटी इज़ डिफरेंट एंड मेंटल एक्टिविटी इज़ डिफरेंट. दो वो दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती लग सकती हैं, साउंड कर सकती हैं सिमिलर. Fourth is the mind emerges and evolves as our interaction and experience in this world get dynamically organized in form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes. So इसको simplified way में अगर मैं बताऊँ तो आप जब किसी चीज़ से आपको डर लगता है, फॉर एग्जांपल आपने 2 बार स्नेक देखा, अब कोई रोप भी उस कलर का आपको दिखेगा तो आप उससे अचानक डर जाओगे. तो वो जो 2 बार आपने स्नेक देखा उसने एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्रिएट किया आपके दिमाग में, जिसकी वजह से अब हर छोटा मुड़ा हुआ टुकड़ा या कोई रोप आपको उसकी याद दिलाता है. सो ये जो होते हैं ये सारे भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कैसे ही हमारे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है हमारे दिमाग में. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. सो एज वी हैव सीन, मेंटल प्रोसेसेस वुड इंक्लूड रीजनिंग. जब हम किसी एक्ट का, किसी एक्टिविटी का या किसी इवेंट का रीज़न मेक आउट करने की कोशिश करते हैं, किसी ने मुझे डांटा तो क्यों डांटा, या किसी ने अचानक से डिफरेंट बिहेव किया तो क्या रीज़न है इसका, ये जो हम मेक आउट करने की कोशिश करते हैं,
This reasoning is a mental process. Thinking, when you think about something, that is a mental process. When you solve a problem, as we discussed. Perception, जब हम किसी चीज़ को किसी तरह perceive करते हैं, जैसे कुछ countries में racism होता है. So when they see a particular race of person, how do they perceive them? We may not believe in racism. अब हम जब उस इंसान को देखेंगे तो perception would be different. And what a racist will feel, the perception would be totally different. So that is again a part of mental processes. Then next is experiences. Experiences can be defined as the learning acquired through everyday life situation. तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में जो भी घटता है, that is our experience. Experiences are subjective in nature, different for every individual. आपको सुबह आपकी मदर ने डांटा, आप लोग 2 सिबलिंग्स हैं. आपके एक्सपीरियंसेस से आप अलग अलग चीज़ें सीखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है. आपके भाई को शायद ये दिखाई दे कि आपकी मदर टायर्ड है, एंड आपको शायद ये दिखाई दे कि ये हर समय गुस्सा करती हैं. सो ये सब्जेक्टिव हो गया. एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव. हर इंसान का एक्सपीरियंस, इवेंट सेम हो सकता है. सो इवेंट में बी सेम, एक्सपीरियंस वुड डिफर फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी इवेंट. सेकेंड, वी कैनॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन्स एक्सपीरियंस. तो आपने इंटरनली एक इवेंट से कैसा फील किया, ये हमें डायरेक्टली पता नहीं चल सकता है. जब तक कि हम आपको स्पेशली थेरेपी के थ्रू बताएं या कोई हमें स्पेशली बताने बैठे कि मुझे कैसा लग रहा है, आप डायरेक्टली इसको नोट नहीं कर सकते हैं. Third, only the experiencing person can be aware or conscious of his experience. Thus, experiences are embedded in our awareness or consciousness. So, जो इंसान इस एक्सपीरियंस को जी रहा है, उस इवेंट से जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सिर्फ वही समझ सकता है. कहते हैं ना, मैं जिस चीज़ से गुजरा हूँ तुम नहीं समझ सकते. सो इट्स एक्चुअली ट्रू. यू कैन नेवर अंडरस्टैंड. यू में से मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, बट आप नहीं समझ सकते. दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स. Experiences are influenced by internal and external conditions of experience. So आपके अंदर क्या चल रहा है और आपके बाहर के जो events हैं, दोनों मिल के आपके experiences को बनाते हैं. The nature of experience can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions. सो वो एक्सपीरियंस कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या फीलिंग हुई इस इंसान के अंदर, ये इन दोनों चीज़ों को मिला के देखा जाता है कि इंटरनली वो कैसा फील कर रहा था. क्या वो बहुत खुश था उस समय जो वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ, या वो पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा था. तो उन दोनों के मिला के जो एक कंप्लीट इफ़ेक्ट पैदा होगा, उसी से पता चल सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है. इंटरनली अगर हम बहुत खुश हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान नहीं करती हैं. कई बार हम इंटरनली पहले से बहुत परेशान होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में हम ऑलरेडी एजिटेटेड हो जाते हैं. सो बोथ ऑफ दीज कंबाइंड इन अ कॉम्प्लेक्स वे फॉर्म द एक्सपीरियंस. Then experiences are important because most of our learning is based on experiences. तो हम जो भी सीखते हैं, अगर आप जो भी सीखे हैं अपनी लाइफ में, that is because of the experiences that you had. आपने क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, but then the behavior of the teacher, how it affected different people in a different way, would lead to the kind of learning that would have happened in each of you individually. Then we come to behaviors. Behaviors are responses or reactions we make or activities we engage in. One can feel the heart pounding before taking an examination. So हम एक पर्टिकुलर कुछ होता है, उसके रिस्पॉन्स में हम जो रिएक्शन देते हैं, दैट इज़ आर बिहेवियर. जैसे एग्जामिनेशन शीट आई तो हमारा हार्ट बीट बढ़ गया, दैट इज़ अ बिहेवियर दैट हैपन. या हम एकदम से सीरियस हो गए, सो हमने हमारा बिहेवियर उस इवेंट से रिस्पॉन्स में जो हमने बिहेव किया, दैट इज़ कॉल्ड आर बिहेवियर. Some behaviors such as thinking may be simple or complex, short or enduring. So कुछ behaviors हैं जैसे thinking है, ये कभी कभी simple भी हो सकता है कि मुझे पूछा आज खाने में क्या बनना है, simple process, I told कि क्या बनना है. मैं बोलूँ कि आज आपके मदर का behavior different क्यों था, that is also a part of thinking, but then that would be a complex thinking. On the other hand, some behavior can be outwardly seen or sensed and are called overt. For example, laughing. कुछ behavior outward होते हैं, अंदर से आप बहुत खुश नहीं हैं but आप laugh कर रहे हैं, so that is an outward behavior. All behaviors can be explained on the basis of SR, which is stimulus response relation. So stimulus is basically जो मैंने event कहा, अगर आपके सामने कोई डॉग आया, आप डॉग से डरते हैं, कोई डॉग आया तो डॉग इज़ द स्टिमुलस, और उसके रिस्पॉन्स में आप वहाँ से भागे तो दैट इज़ रिस्पॉन्स. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. Any behavior overt or covert is associated with triggered by the stimulus. तो stimulus होगा तभी आप रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर स्टिमुलस नहीं होगा तो कोई बिहेवियर नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम ओवरटली दिखे। जैसे कुछ लोग इमेजिन कर लेते हैं, अरे मैं हो सकता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तो एक्सटर्नली कुछ नहीं हुआ, इंटरनली उन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन किया और उसके रिस्पॉन्स में एक एंजाइटी क्रिएट हुई। सो फ्यूचर के बारे में सोचा, कुछ बुरा होगा ऐसा सोचा, वो स्टिमुलस उन्होंने खुद ही क्रिएट किया और उसके रिस्पॉन्स में जो बिहेवियर था दैट इज़ एंजाइटी। सो इट कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. The same stimulus can be different responses due to organism variable. It emphasizes upon an individual's uniqueness and variation that make him different from others. तो बेसिकली अगर हम कहें तो एक इवेंट एक हो सकते हैं और हमारे अपब्रिंगिंग एक हो सकती है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एक हो सकता है, फिर भी इतने सब के बाद भी हर इंडिविजुअल हर सिचुएशन में डिफरेंट एक्सपीरियंस करेगा और इसके बेसिस पे उस इवेंट को अलग नज़र से देखेगा और इसलिए उसका उसके प्रति बिहेवियर भी डिफरेंट होगा. Then the next topic that the book covers is psychology as a hybrid science. Hybrid का मतलब होता है कि प्योर नहीं है, अपने आप में एक प्योर साइंस नहीं है. इसने बहुत सारे साइंस, अलग अलग स्ट्रीम ऑफ साइंस से कुछ कुछ चीज़ें इंस्पायर होकर ली हैं. तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि नेचुरल साइंस, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसको हम नेचुरल साइंस बोलते हैं. इनसे क्या लिया है? एज अ फिजिकल साइंस इट एम्फेसाइजेज ऑन डेटा that is sympathetic and can be studied under controlled conditions. तो कल हमने बात करी थी कि एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है साइकोलॉजी. तो नेचुरल साइंस से हमने ये लिया है कि इसमें हम एक डेटा की एनालिसिस करते हैं. इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई डेटा चाहिए जिसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पर हम इसको प्रूव करते हैं. देन एक यहाँ पर बार बार वर्ड आएगा हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हमने क्या लिया है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, HDM जिसे बोलते हैं. इसका सिंपल टर्म में ये मतलब है, हाइपोथेसिस होती है जब हम कहते हैं कि ये हम मानते हैं. से फॉर एग्जांपल आपको लगता है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, प्रेयर से लोगों के दिमाग पे कामिंग इफेक्ट होता है. ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये सही हो भी सकती है, ये नहीं भी सही हो सकती है. सब मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, इसको रिसर्च करूँगा. तो मैंने जो चीज़ सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम का सोचा जिसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, जब तक उसे डेटा प्रूव नहीं करता उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. जब डेटा उसे प्रूव कर देता है तो वो एक थ्योरी बन जाता है.